हमारी यूट्यूब चैनल जी सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेक्टर 2015 के प्रीवियस ईयर जो 20 सितंबर 2015 को पूछे गए, इससे पहले हम 2011 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने नहीं देखे लिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर दोस्तों हमारे चैनल पहली बार आए तो जी सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि शैशव काल की अवधि कितनी होती है। याद रखिएगा शैशव काल की अवधि कितनी होती है, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म 2 से 3 वर्ष तक। तो याद रखिएगा शैशव काल की जो अवधि होती है अब कभी जन्म से 2 वर्ष तक हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। देखिए शैशव काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में बालक मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्ण अवस्था होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच, क्या बोलता है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञात्मक विकास डैश की अवस्था में है। तो याद रखिएगा वह जो रहा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो देखिए बोलता है पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांट कर की है, जो निम्न है। पहला संवेदीगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसके बाद क्या कहता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रिया अवस्था 12 से 16 वर्ष। याद रखिएगा कि क्या कहते हैं 0 से 2 वर्ष संवेदीगात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 12 से 16 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। देखिए विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। कहाँ जाता है, विकास जो है समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखिए कहता है विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु को की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। हम देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति सहयोग से सामंजस्य पर कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर को प्रदर्शन करने को स्वाभाविक क्षमता के स्तर पर प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सूक्ष्मता से बनाते हैं और इसे कहते हैं सहयोग देना। क्या कहते हैं, सहयोग देना कहते हैं। देखिए कहता है सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा नवीन जो आपका देखिए कहता है कि नवीन जानकारी, क्या बोलता है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान इसकी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कहलाता है वो कहलाता है आपका समायोजन। क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। बोलते हैं नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान इसकी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि नवीन जानकारी में शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। जब हमारी मानस पटल पर किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान की लेकर कोई स्कीम बन जाती है तो उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान का अनुभव के आधार पर स्कीम को समायोजन करना पड़ता है, तब जाकर हमारे स्कीम की परिवर्तन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य बाल्यावस्था में, क्या बोलते हैं, मध्य बाल्यावस्था में डैश के बजाय डैश अधिक है। तो याद रखिए मध्य बाल्यावस्था में जो हुआ सामाजिकृत के बजाय अंतर अहम केंद्रित अधिक है। देखिए अपना ऑप्शन भी हो जाकर दिखाता है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा का समाकृत के बजाय अधिक होती है। बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है और अपनी इच्छाओं के सामने दूसरों की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है वो एक है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। कहता है कि बालक की रुचियों, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसमें से प्रमुख सिद्धांत देखिए, पहला कि बालों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, बालक को शिक्षा उद्देश्यपरक होना, बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना, रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के शिक्षण, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण देना। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश की बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो याद रखिएगा वह संगीतमय की बुद्धि क्या थी, उच्च स्तरीय थी। देखिए कहता है गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में यह संगीत बुद्धि है। इस बुद्धि का तरत्व तथा लय को सही ढंग से प्रत्यक्ष करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीत का सामर्थ्य और निपुणता विकसित करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित और लड़कियों से अच्छे हैं तो वह दर्शाता है, तो याद रखिए वह दर्शाता है लिंग, जेंडर यानी पक्षपाती को दर्शाता है। देखिए कहता है कि एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो ये लिंग रूढ़िवादी था पक्षपाती दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बिना पक्षपात के सभी को समान रूप से शिक्षण के अवसर उपलब्ध कराएं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। देखिए समावेशी शिक्षा कहता है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ऑप्शन बी सही जगह। देखिए कहता है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, बल्कि आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयोगी शिक्षक भी देनी चाहिए।
11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक रेस की भूमिका निभाता है। इस परिप्रेक्ष्य में जो बच्चे हैं वह सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। ये कहता है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को सुकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे बालक उसमें संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को संकोच से कह सके। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो याद रखिए इनमें जो आपका सी है निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं बच्चों की विशेषता नहीं है। कहता है कि निम्न औषधीय मानक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो लगातार उस स्तर का कार्य निष्पादन कर किसी भी समान प्रयास में एक क्षेत्रफल में प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्तित होगा। तो याद रखिए अवसर होगा ये अंतर्निहित संभावित दंड के तहत। किसके तहत? अंतर्निहित संभावित दंड के तहत। देखिए कहता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बाल नैतिक विकास के तीनों सोपान के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षका को होना चाहिए। तो याद रखिएगा वो होना चाहिए विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देखा था कि व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा में अध्यापक को विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि बालक की बुद्धि, रुचि और योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वे अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो देखिएगा वह जो है ऑप्शन डी है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति में आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति में आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की एक प्रक्रिया है जब विकास वृद्धि में के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में हाई परिवर्तन के संगठन होते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन बी है, आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है। क्या है? आकलन जो है शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है। देखिए कहता है कि आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया जिसमें बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके और उसके दूर करे, आकलन प्रति स्पष्टि का कार्य करे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। याद रखिएगा वह ऑप्शन अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन। कहता है कि अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। जैसे जली माचिस से भी लोग तरह तरह के होम डेकोरेटर बना देते हैं। अब देखिए 18 क्वेश्चन कहता है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो यह देखिए ऑप्शन ए है, बच्चे वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। देखिए कहता है कि वाइगोत्स्की के संज्ञात्मक विकास को सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञात्मक विकास सामाजिक संस्कृत परिवेश में भी घटित होती है। देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि बच्चे क्या कहता है, बच्चे जो जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं को उपयोग करते हैं। देखिए क्या कहता है, बच्चे जो जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं को उपयोग करते हैं। देखिए कहते हैं कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। शुरू से ही शिशु तत्कालिक प्रत्यक्षीकृत वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है और फिर धीरे धीरे इन व्यवहारों को आत्मसात करते हुए विकसित होता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए बच्चों की त्रुटि के बारे में जो सबसे क्या कहता है गलत है, तो वह है बच्चों की त्रुटि करते हैं तो शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंडित न देता हो। क्या करता हो? उसे दंडित न देता हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये गलत था, आपका ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा। देखिए क्या कहता है कि बच्चों को त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए बच्चों की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। क्या बोलता है? बच्चों की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया के एक अंग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कहता है कि थर्डाइक के सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। किसने? थर्डाइक ने, जिसके अनुसार बच्चे त्रुटि करते हैं और जब बार बार प्रयास करके त्रुटियों को संख्या कम या समाप्त करने का प्रयास करते थे, यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन डी अपने क्या कहते हैं कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में महत्वों को प्रोत्साहित करें। क्या करें? कक्षा में महत्वों को प्रोत्साहित करें। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुरेश समान रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डेस्क में भिन्नता के कारण है। यह है उसमें अधिगम शैली। देखिए कहता है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, मनोवृत्ति, उद्यम शैली, विचार, बुद्धि और किंचन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है, जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। इनके दोनों प्रकार के व्यक्तिगत अधिगम शैली के अंतर होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो पहला कथन कहता है कि शिक्षार्थी को अपनी मातृभूमि या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। विद्यालयों में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभूमि हो और जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन सी कहता है कि शिक्षक की सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। तो ये तीन में से जो आपका ऑप्शन सी है सही होगा कि शिक्षक को सही भाषाओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है, तो याद रखिए वह है ऑप्शन बी, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं। क्या है कि जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं। देखिए कहता है कि प्राकृतिक पोषण विवाद में अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात गुणों, स्वभाव अथवा प्रकृति और उसकी परिवेश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों को आपसी संपृक्तता और विरोधाभास का विवेचना किया जाता है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में निम्नलिखित से कौन सा सबसे उपयुक्त है। याद रखिए ऑप्शन सी है कि जन संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिव्यक्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। देखिए आपका कहता है सी। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चे किस प्रकार के से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो याद रखिए बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। क्या करते हैं, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। ठीक, देखिए आपका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन कहता है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन इस प्रश्न के लिए विषय की सही नहीं है। तो याद रखिए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। क्या करते हैं, ये सही नहीं कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। देखिए कहता है कि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं या वे हर समय हर परिस्थितियों में सीखते हैं तथा उनके सीखने का तरीका अलग होता है। यह गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम की सहायता करना चाहिए। कहता है प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए चाहिए कि बच्चे को रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करे तथा उन्हें पाने के लिए उनकी मदद करें, क्योंकि बच्चे वह कार्य ज़्यादा लगन या समझ से करते हैं जिससे वह करने में आनंद ले रहे होते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। याद रखिए सामाजिकरण का जो प्रमुख कारण है वह है परिवार। क्या है, परिवार है। देखिए कहता है सामाजिकरण का प्रमुख कारण परिवार होता है, क्योंकि बालक अपने परिवार का सदस्य होता है और वही से अपने परिवार के मूल्य, परंपराओं, विचारों आदि को सीखता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि ऑप्शन सी हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत कर देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो याद रखिए बच्चा जो वह पाठन क्षमता डिसलेक्सिया का सामना कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कहता है कि पठन व क्षमता डिसलेक्सिया से प्राप्त ग्रस्त की बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है। बच्चे किसी चीज़ को सही ढंग से न पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। इस प्रकार के बच्चे नाम का मान, राम को आम की आम पढ़ते। देखिए कहता है मान को मान, नाम को मान और राम को आम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे CDP के 2015 के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो ये सर क्लासों को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।